हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम एकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हमने एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की थी आप सभी की डिमांड पर, यूनिट 1 और यूनिट 2 की एमसीक्यूज, बट कल टेक्निकल एरर होने के कारण हम उस क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट आज हम लेकर के आए हैं वही सारे एमसीक्यूज जो हम फटाफट बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए हम बिना समय को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट जो लेक्चर था, जो क्लास हमने स्टार्ट की थी, उसमें 10 एमसीक्यू स्टार्टिंग के मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बीच में, बट फिर भी आपको वॉइस प्रॉपर आएगी तो वो आप वहां से कवर करेंगे। पीडीएफ जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 11 से। 10 तक का हमने कंप्लीट कर लिया, हम 11 से स्टार्ट करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 11 क्या बोलता है। सर्वग्राही या व्यापक अवधारणा प्रबंधन का कार्य निष्पादन प्रक्रिया में जिस अन्य अवधारणाओं को ध्यान में रखने की बात करता है। बेसिकली यहाँ पर किस अवधारणा की बात की जा रही है, किस कंसेप्ट की बात की जा रही है। द अदर कंसेप्ट दैट ऑल passing or comprehensive concept management talks about the performance process are। अब आप समझिए कि परफॉर्मेंस प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सर्वग्राही और व्यापक अवधारणा की बात की जा रही है। किस अवधारणा की बात की जा रही है? सर्वव्यापी और व्यापक अवधारणा की बात की जा रही है। जब हम सर्वव्यापी या व्यापक अवधारणा को देखते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। ये क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप इसमें आती है, ये एक सिस्टमैटिक प्रणाली है या प्रणालीगत है, या इन सभी ऑल दी अबव, ये सारे ऑप्शंस क्या आपको इसके लिए सूट करते हैं। देखिए सर्वग्राही या व्यापक, जब हम किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो उसमें सभी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। उस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में, मैनेजमेंट में हमने देखा है कि चीजों का समावेश है। उसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट ऑथर्स और प्रोफेसर्स के थ्रू अलग अलग अप्रोचेस को पकड़ा है। उन अप्रोचेस में मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, बेसिक उस कंसेप्ट के विषय में हमको बताना है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के कंसेप्ट को हमने देखा था कि वैज्ञानिक रूप में भी है, क्योंकि साइंस एंड आर्ट है। आप सभी को याद होगा कि हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्योल के द्वारा। तो टेलर ने जो परिभाषा दी है, जो सिद्धांत दिया है प्रबंधन का या मैनेजमेंट का, उसमें उन्होंने प्रबंधन को साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में प्रदर्शित किया है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, अनदर ऑप्शन आता है डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप। मैनेजमेंट हम जब कभी भी करते हैं उसमें डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। डिफरेंट सिचुएशंस को डील करने के लिए आपको कई बार बहुत से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये जो डिसीजंस हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, एक डिसीजन मेकिंग भी हम इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से इंडिविजुअली इसको पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होने वाला है। आप समझिए, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वहां पर समय समय पर परिवर्तन आता है, समय समय पर चेंजेस आते हैं। कुछ एक्सटर्नल, कुछ इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारा एनवायरमेंटल चेंज होता है। उन सारी चीजों को डील करने के लिए बहुत टाइम ऐसा आता है जब हमको परफेक्ट डिसीजन लेना पड़ता है। तो वही डिसीजन की बात यहाँ कही गई है। तो डिसीजन भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस कंसेप्ट में लीडरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लॉट्स ऑफ टाइम कि लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि टॉप हायरार्की के थ्रू या जो मैनेजर्स होते हैं उनके थ्रू लीडर्स जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लीडर जो होता है एक, हमेशा वो सभी को एक साथ लेकर के चलता है और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए लीडरशिप क्वालिटी भी मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अवधारणा में हम देख रहे हैं कि लीडरशिप भी आ रहा है। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी है और डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप भी है, तो अब बताइए क्या ये प्रणालीगत नहीं है? क्या ये सिस्टमैटिक नहीं है? हम सभी ने पढ़ा था ना कि ये एक चेन फॉर्म में चलता है, एक श्रृंखला में चलता है। मैनेजमेंट में कैसे होता है, इसका हम लेवल सेट करते हैं, इनको हम श्रृंखलाओं के माध्यम से देखते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ये एक हायरार्की के फॉर्म में चलता है। हम आगे चल करके हायरार्की को भी इन डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक स्टडी हो रही है, एक सिस्टमैटिक तरीके से वर्क हो रहा है, इसीलिए सिस्टमैटिक भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दीज। गॉट इट? अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, पहले प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंधन के जनक माने जाते हैं। द फर्स्ट मैनेजर एंड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आप सभी को बताया था ना मैंने, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? बताइए आप सभी, कौन है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हमने इनके विषय में बहुत अच्छे से स्टडी किया है, इनके प्रिंसिपल्स को भी पढ़ा है, इन डिटेल हमने इनको जाना है। तो आप सभी समझ पा रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज हेनरी फ्योल। याद है ना, हमने प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा है हेनरी फ्योल। मिश्रा जी, चलिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 13, ऑब्जेक्टिव नंबर 13 क्या बोल रहा है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं, द ऑथर ऑफ द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब बताइए जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है? हमने कहा था ना कि आपका कोई भी आयाम नहीं छूटेगा, ना परिभाषाएं छूटेंगी, ना बुक्स छूटेंगी, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। हम सारी चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो बार बार इस चीज को समझते जाइएगा कि जो बुक है हम उसको भी कवर कर रहे हैं और डेफिनेशंस को भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर किस बुक के विषय में बात की जा रही है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो बुक है वो लिखी गई है हेनरी फ्योल के द्वारा। देखिए बहुत सारी चीजों के आंसर्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि हेनरी फ्योल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर चीजों का आंसर है, बट कुछ ना कुछ हमको ट्रिक्स जो है ना वो फॉलो करनी पड़ती है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम है आपका मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल। आप इनको कभी मत भूलिए। हेनरी फ्योल जो है इन्होंने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स भी दिए, 14 प्रिंसिपल्स, इन्होंने एलिमेंट्स भी बताए मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट को इन्होंने एक नया आयाम दिया, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जा रहा है। इन्होंने बुक भी लिखी, इसीलिए इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में हम हमेशा इनको याद रखेंगे कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो बुक है वो किसके थ्रू लिखी गई है? हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 14। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने तत्व कार्यों का उल्लेख किया है? हाउ मेनी एलिमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वर मेंशन्ड बाय द हेनरी फ्योल। हमने देखा कि हेनरी फ्योल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इनके प्रिंसिपल भी देखे, एलिमेंट और फंक्शन भी देखे। तो इनसे संबंधित हम सारे ही प्रश्नों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। अब देखिए इस ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है इनके द्वारा जो एलिमेंट्स और फंक्शंस हैं उनको बताना है। तो कितने फंक्शंस जो है वो दिए गए हैं इनके द्वारा, कितने ज्यादा एलिमेंट्स में इन्होंने चीजों को डिवाइड किया है? तो इन्होंने डिवाइड किया है 5 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये जो 5 एलिमेंट्स आपके आते हैं ये एलिमेंट्स हैं आपके P, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। याद आ रहा है आप सभी को कुछ? प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कमांड भी देंगे, डायरेक्शन भी देंगे, या इसको आप डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, या निर्देश देना, डायरेक्टिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द 5th एलिमेंट? दैट इज कंट्रोलिंग। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? हेनरी फ्योल के थ्रू जो 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 एलिमेंट्स और 5 फंक्शंस के थ्रू इन्होंने मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छी और खूबसूरत तरीके से हमें समझाया। क्लियर है? तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? 5 एलिमेंट्स आएंगे। तो करेक्ट आंसर इज आंसर बी। अब देखिए आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 15। क्या बोल रहा है ऑब्जेक्टिव नंबर 15? प्रबंधन के कार्यों को POS, DCO, RB के नाम से प्रस्तुत करने वाले थे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट का,
इसको किसने प्रेजेंट किया था, इस तरीके से रिप्रेजेंट किसने किया था, ये जानना है। तो ये होता क्या है ये भी जानना आवश्यक होगा कि बेसिकली ये POSDCORB है क्या। तो कहीं ना कहीं इन सभी के फुल फॉर्म आप मुझसे कई बार सुन चुके हैं क्लास में, आज फिर से इसको रिवाइज करते हैं। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, याद आ रहा है, डायरेक्टिंग। CO stand for coordinating, R stand for reviewing और B stand for budgeting। क्लियर है? बेसिकली हमको इसके फुल फॉर्म को भी समझना पड़ेगा कि हो सकता है मे बी आपसे ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं POSDCORB और इसमें से आपको पूछा जाए कि इसमें से O क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग है। इसमें से आपको पूछ सकता है कि C और O क्या है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग है। इसमें B किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बजटिंग है। इसलिए रिमेंबर दिस कि P स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिव्यूइंग एंड बजटिंग। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। अब हम ये जानते हैं कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किसने किया था मैनेजमेंट में चीजों को, तो इस तरीके से जो रिप्रेजेंट किया गया था वो किया गया था, ये लूथर है, करेक्ट कर लीजिएगा, लूथर, गोलेक एवं उर्विक ने किया था। लूथर, गोलेक एवं उर्विक ने किया था। क्लियर है ये चीज आप सभी को? आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में इसकी फुल फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बताता है, प्रबंधन के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM सूत्र का प्रयोग किसने किया। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम मैथमेटिक्स में बहुत से फॉर्मूले पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में हमको लगता है कि ये बहुत टफ है, हमसे नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूले हम उसमें अप्लाई करना भी सीख जाते हैं और वो फॉर्मूले हमको एग्जैक्ट उस टाइम पे याद भी आते हैं जब वो क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हमको उसको सॉल्व करना होता है। सेम चीज आप मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। इन चीजों को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में एज अ फॉर्मूले के फॉर्म में समझिए कि ये जो वर्ड्स हैं, क्योंकि देखिए अगर आप मैनेजमेंट को देखेंगे ना तो बहुत सारी चीजें नहीं है जो आपको कंफ्यूज करेंगी, सिंपल सिंपल चीजें हैं। बार बार आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये जो वर्ड्स है ना बार बार अगेन एंड अगेन यही वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे और इजीली कर पाएंगे, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, बस समझते जाइए। यहाँ पर आपका बताया गया है POIM सूत्र का प्रयोग किसने किया था। अब ये जो फंक्शन है POIM, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूरा इसका फुल फॉर्म बताया, वैसे ही यहाँ पर जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। P स्टैंड फॉर एज यूजुअल प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, I इज न्यू फॉर यू ना, तो I है इंट्रीगेशन, क्योंकि हम प्रबंधन में चीजों को इंट्रीगेटेड भी करते हैं, चीजों को हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो जिससे कि वर्किंग जो है वो इजी हो जाए, इसीलिए I स्टैंड फॉर इंट्रीगेशन और और लास्ट M स्टैंड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट करना पड़ता है ना बहुत सी चीजों का, तो मेजरमेंट। क्लियर है? P is for planning, organizing, integration and measurement। अब ये जो कंसेप्ट है बेसिकली ये कंसेप्ट दिया किसने है ये जानना इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी हमारे सामने यही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सिंपल आंसर है दैट इज हैरोल्ड स्मिडी। हैरोल्ड स्मिडी जो है इन्होंने POIM का कंसेप्ट दिया था। किसने दिया है POIM का सूत्र या फॉर्मूला किसने दिया है बताएं आप सभी, मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं आप। POIM का जो कंसेप्ट है वो हैरोल्ड स्मिडी ने दिया है। फुल फॉर्म भी क्लियर है, लर्न करते जाइए, फुल फॉर्म को भी आप पढ़ते जाइए साथ साथ में। मे बी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे उसमें से ही पूछ लिया जाए कि M स्टैंड्स फॉर, तो वो भी आपको बनना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका आता है प्रबंधन के कार्यों को दर्शाने वाले सूत्र। ये सूत्र हमने पढ़ा ना, किसने दिया था, हैरोल्ड स्मिडी ने दिया था। तो प्रबंधन के कार्यों को दर्शाने वाले सूत्र में कौन सा कार्य निम्न में से सम्मिलित नहीं है,
ये तो क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गया अब हमारे लिए, क्योंकि हमने इसका फुल फॉर्म इसके पहले ही पढ़ लिया। Which of the following is not included? Not included in this formula. फॉर्मूले में क्या था? प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, इंटीग्रेशन था। एम क्या मशीनरी था? नहीं, एम था मेजरमेंट। इसीलिए यहाँ पर क्या इंक्लूडेड नहीं है? नॉट इंक्लूडेड, तो मशीनरी इंक्लूडेड नहीं है। आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको मैक्स टू मैक्स ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर सकूं, और हर जितनी भी चीजें हमने क्लास में करी है उन सभी चीजों को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी चीजों को रिवाइज करते रहिए, उनको बार बार पढ़ते रहिए। वैसे कंसेप्ट जो आपका बिल्ड किया है वो इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि एमसीक्यूज में इतनी डिफिकल्टी आप में से किसी को भी नहीं जा रही होगी। चलिए, मीनाई और बर्गर ने प्रबंधन के जो 3 मूलभूत कार्य बताए हैं उनमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? अब देखिए, हमने सभी जो प्रोफेसर्स और ऑथर्स हैं उनकी हर डेफिनेशन, हर परिभाषा को तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो आपको यहाँ पर इन्हीं चीजों को यहीं की यहीं पढ़ते जाना है कि मेनाई और बर्गर ने प्रबंधन को किस प्रकार से कहा है। जिस प्रकार से हमने स्मिडी का नाम सुना, जिस प्रकार से हम और भी लोगों को जानते जा रहे हैं एक के बाद एक, अभी आप पीटर ड्रकर भी आएंगे, ये सभी वो लोग हैं जिन सभी की परिभाषाओं के माध्यम से, जिन सभी ने प्रबंधन को और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है। लेकिन हम, चूंकि हमारे पास समय भी सीमित है एग्जाम का सिलेबस में, तो हम इतना सारा चीजों को एक साथ थ्योरेटिकल फॉर्म में तो नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते, और ना ही आप उतना समय है कि आप एक विषय पर इतना ध्यान दें। लेकिन हम कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं चाहते आप सभी के लिए, ताकि एग्जाम में आप हर चीज को अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए देखिए, मेनाई और बर्गर ने प्रबंधन के जो 3 मूलभूत चीजें बोली हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है ये हमको पता होना चाहिए। तो मेनाई ने जो बोला है वो बोला है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यूइंग। उन्होंने मोटिवेशन को कंसीडर नहीं किया है। तो इसमें जो 3 मूलभूत कार्य हैं, ठीक है, उसमें शामिल क्या नहीं है? तो शामिल नहीं है मोटिवेशन, क्योंकि उनके अनुरूप जो प्रबंधन है, मेनाई और बर्गर के अनुरूप जो प्रबंधन है, उसको वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब कभी भी हम प्रबंधन कर रहे होते हैं तो हम मैनेजमेंट में प्लान करते हैं चीजों को प्लान करने के बाद हम उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम अप्लाई करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम उन चीजों का रिव्यू लेते हैं। लेकिन मोटिवेशन एक अलग सेगमेंट है, मोटिवेशन को हम अलग तरीके से देखते हैं, वो एक सेपरेट बॉडी के फॉर्म में देखा गया है। इसीलिए उन्होंने अपने बेसिक जो थ्योरी है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो मेनाई और बर्गर ने क्या बोला है ये क्लियर है आप सभी को? अब देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका आता है ऑब्जेक्टिव नंबर 19। विख्यात विद्वान कुन्स और ओडोनेल ने प्रबंधन के कार्य माने हैं। रियोन स्कॉलर्स जो थे कुन्स एंड ओडोनेल, उन्होंने कंसीडर किया है द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कितने तरीके से उन्होंने कंसीडर किया है? तो उन्होंने कंसीडर किया है 5 एलिमेंट्स के फॉर्म में। फ्योल ने भी 5 एलिमेंट्स दिए थे और कुन्स और यहाँ पर ओडोनेल ने भी 5 एलिमेंट्स दिए हैं। तो यू कैन रिलेट इट कि 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ा। तो कुन्स और जो ओडोनेल है इन्होंने भी 5 एलिमेंट्स दिए हैं और फ्योल ने भी 5 एलिमेंट्स दिए हैं। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पर इनके 5 एलिमेंट्स क्या हैं वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ, जिससे कि आपके अंदर एक क्लियरिटी रहे कि डिफरेंस क्या है कहीं ना कहीं। इसका कोड है POSLC, जिसमें P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग। ये तो अभी तक का कॉमन था, बट व्हाट इज L एंड C? तो L जो है वो क्या आता है? L आ जाता है आपका लीडिंग, L स्टैंड फॉर लीडिंग, और C स्टैंड फॉर, C क्या होगा? कहीं ना कहीं C स्टैंड करेगा कंट्रोलिंग को, क्योंकि अगर हमने 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है तो कंट्रोलिंग जो है वो सबसे मेन एलिमेंट होगा जो कि लास्ट में यूज किया जाएगा। तो C स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्रबंधन का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है,
ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से पहले सोचा जाता है? ऐसा कौन सा कार्य है, बताइए आप सभी, क्या लगता है? जब कभी भी हम अपने डेली लाइफ में या हम ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी किसी भी चीज को के लिए फर्स्ट स्टेप क्या रखते हैं, याद है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम रख रहे थे वो कौन सा एलिमेंट था? ये क्वेश्चन तो आप सभी को बन रहा होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने मेरी क्लास अटेंड की और उसको ये वाले क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। सबसे जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट है वो क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग करते हैं ना हम सबसे पहले, बार बार तो हम एलिमेंट्स में देख रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, या जिस भी फॉर्म में, जिस भी एलिमेंट में, जिस भी प्रोफेसर और राइटर के थ्रू हम देख रहे हैं, हम बार बार इसी फॉर्म में देख रहे हैं ना। जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को एग्जीक्यूट कराना है, उसका आउटकम चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सोचेंगे, प्लान करेंगे ना। सोचना क्या होता है? प्लान करना होता है किसी चीज के विषय में। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका बताता है राइट जॉब टू द राइट पर्सन। सही व्यक्ति को सही कार्य या सही काम सफलता का आधार है। अगर हम राइट पर्सन को राइट वर्क देंगे तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा ना। एग्जैक्टली करेक्ट बोल रही हूँ ना मैं, ठीक है? तो आप बताएं ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसका जो बेस होगा वो सक्सेसफुल हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन ऐसा कर सकता है? सही व्यक्ति को सही कार्य को सौंपना जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ऑब्वियसली अपॉइंटमेंट। हम सही व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे सही कार्य के लिए। यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग तो कोई वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सही व्यक्ति को सही कार्य की, सही व्यक्ति को सही काम। सही व्यक्ति को सही काम क्या प्लानिंग के माध्यम से ही दिया जाएगा? क्या ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से दिया जाएगा? नहीं, सही व्यक्ति को सही काम देने का जो प्रावधान है वो किसके द्वारा? नियुक्तिकरण के द्वारा ना। हम अपॉइंट करेंगे ना कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मार्केटिंग वाला साइड संभाल रहे हैं, या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट बिकॉज किसी व्यक्ति का जो विशेष अधिकार है, किसी व्यक्ति का जो विशेष रूप से उसने अगर फाइनेंस की स्टडी की है, तो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है हम उसको वहां के लिए हायर करते हैं, क्योंकि उसको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के विषय में जानकारी है, नॉलेज है, अनुभव है। किसी व्यक्ति को यदि मार्केटिंग में अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो हम उसको मार्केटिंग में भेजते हैं, क्योंकि उसका मार्केटिंग अच्छा है, सेल्स एडवर्टाइजमेंट में हमको हेल्प कर पाएगा। तो किसी को हम एचआर में अलॉट करते हैं, तो जिस जिस व्यक्ति में जैसी जैसी क्वालिटी और उसकी योग्यता के अनुरूप हम उसको वर्क को अलॉटमेंट करते हैं। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। सही व्यक्ति को सही कार्य किस माध्यम से दिया जाएगा? नियुक्तिकरण। अगर हम सही नियुक्तिकरण करते हैं, सही अपॉइंटमेंट करते हैं सही व्यक्ति का, तो सफलता अवश्य मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या बोलता है? नियुक्तिकरण कार्य में शामिल नहीं है। अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड। अपॉइंटमेंट में क्या नहीं है? मैन पावर प्लानिंग शामिल नहीं है क्या? या रिक्रूटमेंट नहीं है, सिलेक्शन नहीं है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और मोटिवेशन। देखिए हम तो अभी अपॉइंटमेंट ही कर रहे हैं ना। तो जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम प्लान करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स मेकिंग करते हैं। तो मतलब फर्स्ट मैन पावर प्लानिंग तो हम कर ही रहे हैं, तभी तो हमने वैकेंसी निकाली ना, नोटिफिकेशन निकाला, जैसे आप सभी के लिए निकला है नोटिफिकेशन। अब देखिए फिर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होगा, भर्ती और चयन की प्रक्रिया होगी ना, कि बस एग्जाम ले लेंगे। ऐसा तो काफी समय से सरकार के द्वारा किया जा रहा है, परंतु अब फाइनली बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप में हैं। तो अब देखिए भर्ती और चयन की प्रक्रिया भी होगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या स्टेप आता है? ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम किया जाएगा कहीं ना कहीं, जिससे कि आपको वर्क जो है वो आप बेटर से बेटर कर पाए, उस प्रोटोकॉल को अंडरस्टूड कर पाए, उस चीजों को समझ पाए कि काम कैसे करना है। तो ये भी होगा। लेकिन जो मोटिवेशन एक पार्ट है, इनिशियली आपने जॉब ज्वाइन की तो अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना कि हमको एकदम से बोर फील तो आप करोगे नहीं। जब हम नए नए आए हैं, नया नया वर्क स्टार्ट किया है, तो तुरंत तो कोई भी फटीग फील नहीं होने वाला है, तो बोरडम भी नहीं आने वाली है। तो इनिशियल स्टेज में मोटिवेशन की क्या रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप तो इनिशियली खुद ही मोटिवेट होके आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है क्वेश्चन में पूछा है शामिल नहीं है, तो अपॉइंटमेंट में क्या शामिल नहीं है? अपॉइंटमेंट में मोटिवेशन नहीं है। ऐसा होता है क्या कि कोई जो कैंडिडेट है अगर वो इंटरव्यू के लिए आता है और वो इतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा है, वो काफी डिमोटिवेटेड है, तो क्या कोई कंपनी उसको हायर करती है? कभी नहीं करती, क्योंकि आपके अंदर अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, अगर आप मोटिवेटेड होकर के नहीं आ रहे, तो क्या कोई कंपनी आपको हायरिंग प्रोसेस मिलेगी? कभी नहीं लेगी। ये तो फ्यूचर में यूज आने वाली चीज है।
इसीलिए आपका जो ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन डी। क्लियर है? अब देखिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंधन का एक कार्य नहीं माना है, कार्य नहीं माना है, managers who have not considered staffing as a function of management includes, भाई स्टाफिंग समझ रहे हैं आप, स्टाफिंग को कंसीडर नहीं किया है तो किन्होंने कंसीडर नहीं किया है, कंसीडर नहीं किया है। अब देखिए हर किसी ने अपने अपने अनुरूप जिनके जो अनुभव थे, जिन्हों हर किसी ने अपने अपने पैमाने तय किए हैं प्रबंधन को समझने के। हम यही समझ रहे हैं। मैं आपको डे 1 से हमेशा से एक ही चीज बोलती हूँ, की पॉइंट्स को पकड़ना सीखिए। प्रबंधन में अधिकतर चीजें जो है आपकी शब्द के जो अर्थ होता है, जैसे हिंदी का जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो यही होता है ना, आप किसी शब्द का संधि विच्छेद करके उसकी मीनिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं कि यह वर्ड क्या है। सेम चीज आपके साथ संस्कृत में भी होती है। आप अगर वर्ड के मीनिंग को अंडरस्टूड कर लेंगे तो बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। वैसे ही सेम टेक्निक को हम चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कीवर्ड्स को पकड़ते जाइए केवल। आप यहाँ पर देखिए बात हो रही है नियुक्तिकरण की, बात हो रही है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं तो किस चीज की बात हो रही है, नियुक्तिकरण, अपॉइंटमेंट या स्टाफिंग जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो इसके विषय में किसने बोला है? अर्नेस्ट डेल ने बोला है। अब आप याद रखिए कि अर्नेस्ट जो डेल थे, प्रोफेसर अर्नेस्ट डेल ने किस चीज पर ज्यादा फोकस किया? उन्होंने फोकस किया स्टाफिंग पर या अपॉइंटमेंट पर। अर्नेस्ट डेल जो है उन्होंने किस विषय में अधिक चर्चा की? हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, उन्होंने किस संबंध में अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया? प्रबंधन से संबंधित किस पर्टिकुलर जो वो था एलिमेंट था जिसपे उन्होंने ज्यादा फोकस किया, वो था नियुक्तिकरण या अपॉइंटमेंट। तो आप याद कैसे रख सकते हैं? क्लियर है आपको? अर्नेस्ट डेल इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रबंधन के निर्देश कार्य में सम्मिलित है। द डायरेक्टिंग, हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, याद है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, है ना? द डायरेक्शन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड, डायरेक्शन प्रोवाइड करने में क्या क्या इंक्लूडेड है? कम्युनिकेशन होता है, जब दिशा निर्देश, जब एक मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके एम्प्लॉइज हैं, जो उसके लोअर लेवल एम्प्लॉइज हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जब उनको गाइड करता है, जब उनको मेंटरिंग करता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वो किस मीडियम के थ्रू करता है? कम्युनिकेशन के थ्रू करता है। कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा ना आपको कि काम कैसे करना है, क्या काम करना है। विदाउट कम्युनिकेशन तो नहीं आएगा। अब कम्युनिकेशन के भी डिफरेंट टाइप होते हैं जो आगे की यूनिट्स में हम कवर करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू भी बता सकता है, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू भी बता सकता है, बट कहीं ना कहीं संप्रेषण और कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा। इसीलिए डायरेक्शन प्रोवाइड करने में कम्युनिकेशन तो आ ही रहा है हमारा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मोटिवेशन एंड लीडरशिप। मोटिवेशन और लीडरशिप, मोटिवेशन और लीडरशिप तो आएगी क्योंकि हमको यहाँ पर डायरेक्शन मिल रही है, मतलब कि वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वर्क चल रहा है, एग्जीक्यूशन में आ रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब ऑनगोइंग प्रोसेस है तो फिर उसमें वहां पर कहीं ना कहीं एक मतलब हम बोल सकते हैं कि लोगों के अंदर ये भावना का आना कि हमसे वो कार्य बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर गोल को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक प्रकार से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर अगर डायरेक्शन उनको हमने प्रोवाइड करने के पहले अगर उनको डायरेक्शन नहीं मिली है जब तक, तो उनके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकते हैं, बहुत से ऐसे डाउट्स हो सकते हैं जिसके लिए उनको जरूरत पड़ सकती है मोटिवेशन की। तो जब हम उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्शन में ही हम उनको करेक्ट पाथ, करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे ना, तो वही उनके लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कहाँ जाना है, हमको ये पता है, लेकिन हमें किस रास्ते से जाना है हमें ये नहीं पता। उस रास्ते से जाने के लिए जो आपका मार्गदर्शक होता है, वो जब आपको उस मार्ग के विषय में बताता है कि आपको इस मार्ग से जाना है, तो वही चीज आपकी मोटिवेशन का कारण बन जाती है, क्योंकि आपको रास्ता क्लियर होता है, आपको पता होता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते के द्वारा पहुंचना है। सेम चीज बोली गई है यहाँ पर कि मोटिवेशन और लीडरशिप। तो मोटिवेशन बिना लीडर के तो नहीं होगा, तो लीडरशिप इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब सुपरविजन या पर्यवेक्षण, सुपरविजन तो होगा ही ना, अगर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, मैनेजर के थ्रू डायरेक्शन मिल रहा है, तो सुपरविजन है ना, उनका जो विजन है, जो जहां तक पहुंचना है,
हम एंड गोल तक पहुंचने के लिए हेल्प कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को या एम्प्लॉइज को, तो आप उनको कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक, आप उनको गाइड कर रहे हो, आप उनको डायरेक्शन दे रहे हो, दिशा निर्देश दे रहे हो, उनको सुपरवाइज कर रहे हो, सुपरविजन कर रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि आपको कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक पहुंचना है और किस माध्यम से पहुंचना है। तो सुपरविजन भी इंक्लूड हो गया दिशा निर्देश देने में। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, दैट इज 25। प्रबंधन के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं? क्या बोला गया है? उपलब्धि का लेखा। Which of the function of management can be called accomplishment accounting? What is accomplishment accounting? बताइए क्या है accomplishment accounting? बेसिकली यहाँ पर हमको ये बताना है कि उपलब्धियों का लेखा, जो जो चीजें आपने अचीव की हैं, ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, वर्क करने के लिए गए हैं, ये इतना तो आपको कंफर्म है कि वर्किंग के लिए गए हैं, तो वर्क करने के लिए जब आप गए हैं तो उन सारी जो भी आपने वर्क की है, जो भी काम किया है, उन सारी चीजों का आप डेटा रखते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है ना जो आपकी वर्क एफिशिएंसी को चेक कर रहा होता है। जब कभी भी ऐसे बहुत से लोग होंगे शायद जो कंपनीज में किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी कर रहे होंगे, साथ साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि उनकी वर्क एफिशिएंसी जो होती है वो चेक होती है एवरी वीकली। हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट पैमाना होता है। कुछ जो कंपनी होती है वो डेली बेसिस पर चेक करती है कि एम्प्लॉयज ने कितनी कितनी इफेक्टिवनेस से, कितनी एफिशिएंसी से वर्क किया है। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो वीकली उसका डेटा रेडी करके रखती हैं, मंथली रखती हैं। कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस जरूर की जाती है, ये जो डेटा है वो कलेक्ट जरूर किया जाता है। तो यही चीज यहाँ पर, अगर आप डेटा को रख रहे हो, जो भी उपलब्धियां हैं उस डेटा का आप कलेक्शन करके रख रहे हो, या फिर आप इसको अचीवमेंट्स का भी डेटा कलेक्शन बोल सकते हो, तो कहीं ना कहीं इस चीज को अपने पास रखना, एक कंट्रोल बना के रखना होता है। क्यों किया जाता है? एम्प्लॉइज का डेटा जो होता है या कंपनी की जो अचीवमेंट होती है उसको क्यों आप कलेक्ट करके रखते हो? उसको आप इसीलिए कलेक्ट करके रखते हो ताकि आप फ्यूचर में बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट पा सकें। आप कैसे बेस्ट रिजल्ट पाएंगे? जब कभी भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसका मोटिव ये होता है कि हमने जो वर्क किया उससे हम क्या चीजें सीख सकते हैं और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जब हम उस डेटा को रखेंगे तभी हमको पता चलेगा ना कि ये कमियां थी या ये अच्छाई थी। जो अच्छाई होंगी हम उनको फिर से लागू करेंगे और जो जो कमियां थी उस पर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और फिर हम काम को बेटर बनाने का प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजरियल पोजीशन पर है, जो हायर पोजीशन पर है, वो क्या कर रहे हैं इसके थ्रू? वो लेखा क्यों मेंटेन करवा के रखवा रहे हैं? वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना एक नियंत्रण रखने के लिए करवा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन, नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं है। कंट्रोल वर्क डज नॉट इंक्लूड्स, कंट्रोल वर्क में क्या इंक्लूडेड नहीं है? एक एक ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। कंट्रोल वर्क में क्या इंक्लूडेड नहीं है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड या निर्धारित मानकों के विरुद्ध वास्तविक निष्पादन का मापन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन या विचलनों की पहचान, विचलनों को सही करने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही, करेक्टिव एक्शन टू करेक्टिव डेविएशंस। देखिए यहाँ पर बहुत अधिक स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टेंशन ले लें कि अचानक से सडनली ये किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आ गया है जो कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है। पर क्या होता है ना कि हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हो सकता है मे बी आपको सिंपल से पूछ ले कि प्रबंधन क्या है, वैज्ञानिक विज्ञान भी है और कला भी है, इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। पर हमको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि अगर कोई कठिन प्रश्न आता है, ऐसा प्रश्न आता है जो बहुत ज्यादा डीप में जाकर के डिटेल में दिया हो, तो वो भी हमारा ना छूटे, हम उसको भी अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए हम सारी चीजों को कवर करके चल रहे हैं। मैं चाहूँ तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराऊं, पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप में से किसी का भी कोई भी आयाम छूटे। इसीलिए यहाँ पर हम मैक्सिमम चीजों को, इजी हो टफ हो जो भी कुछ है, हम सब कुछ चीजों को यहाँ पर कवर करके चल रहे हैं। अब देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर क्या होगा, हमें ये समझना है। भूल तो नहीं गए ना?
देखिए, आपको यहाँ पर बोला गया था कि कंट्रोल वर्क में एग्जिस्ट क्या नहीं करता है। जब हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हम निर्धारित मानकों का भी ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं विचलनों की भी पहचान करेंगे कि क्या क्या भाई डेविएशंस आ रहे हैं बीच में, क्या क्या, फिर हम ये भी देखेंगे उनको सही करने और सुधार करने के लिए भी कोशिश करेंगे। पर क्या मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज करेंगे? हम तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम डायरेक्शन दे रहे हैं क्या, हम उन लोगों को उस समय क्या डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम उन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, हम कार्य क्या कर रहे हैं वो महत्व रखता है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है, कंट्रोल वर्क। जब चीजों में हम कंट्रोल करना है, ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें करेंगे आप ये देखेंगे भाई, आप ये मेजर करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव तो कंट्रोल करना है ना, कंट्रोल फंक्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई करेक्ट एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या जो डेविएशंस है वो क्या आ रहे हैं, उन चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पर मोटिवेशन देना जो है, क्या वो इसमें इंक्लूडेड होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर नॉट इंक्लूडेड। कंट्रोल करने में मोटिवेशन तो कहीं नहीं आता। जब आप क्या किसी पर नियंत्रित स्थापित करना होता है, एक सामान्य रूप में देखिए, कभी भी अगर आप किसी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहेंगे तो क्या आप उसको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए? क्या आप उसको अभिप्रेरणा देंगे? कभी नहीं देंगे, आप उसको कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन में मोटिवेशन कभी भी नहीं आएगा। हाँ, हम यहाँ पर ये जरूर देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे, परफॉर्मेंस का मेजरमेंट देखेंगे। इससे आप समझिए ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बहुत से ऐसे आयाम जो आपके छूटे, अगर आपने कंट्रोलिंग को भी प्रॉपर वे में पहले नहीं पढ़ा तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप उस कंसेप्ट को भी समझ पा रहे हैं कि बेसिकली हम मैम बार बार तो बोल रही हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, बट व्हाट इज कंट्रोलिंग? तो कंट्रोलिंग जब हम कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम मेजर कर रहे होते हैं चीजों को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, करेक्ट एक्शन पर वर्क कर रहे होते हैं। तो ये होता है हमारा कंट्रोलिंग वर्क। अब देखिए ऑप्शन क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? चलिए आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर 27 देखिए, उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है ये हमें बताना है, सबसे जो उत्तम है वो बताना है। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल कॉल्ड। बहुत कठिन हो जाता है ना जीवन में, सबसे ज्यादा जो बेस्ट होता है उसको चूज करना कि क्या बेस्ट होगा हमारे लिए। अब बताइए इन सारी चीजों में क्या प्लानिंग सबसे बेस्ट है, ऑर्गेनाइजिंग सबसे बेस्ट है, या इनोवेशन सबसे बेस्ट है, या फिर डिसीजन मेकिंग सबसे बेस्ट है? हर चीज अपने अपने हिसाब से तो बेस्ट होती है, पर फिर भी हमको कई बार चयन करना पड़ता है कि इन सारी चीजों में से सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जब बेस्ट ऑप्शन की, या सिलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑप्शन की, प्लानिंग भी इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग भी, इनोवेशन करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर करेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तो काम तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर हम बेस्ट ऑप्शन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं देखिए डिसीजन मेकिंग अधिकतर जो कंपनीज में करते हैं वो कौन करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं ना। आप सोचते होंगे टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनका सैलरी इतना ज्यादा क्यों होता है, उनको इतना हाई पे क्यों मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो IQ लेवल होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिसके कारण उनको इतना पे मिल रहा है। आप ये भी समझिए, काम तो बहुत है, काम दूसरों के द्वारा कराया जा रहा है, उनके द्वारा भी करा जा रहा है, पर जो सीनियर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा जो स्पेशल वर्क करते हैं, वो वर्क क्या कर रहे होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, करेक्ट डिसीजन ले रहे होते हैं कंपनी के लिए। कंपनीज में जैसे आप अगर आप में से किसी ने देखा होगा कि शेयर मार्केट में कब आपको मनी इन्वेस्ट करना है, कब आपको निकालना है, किस कंपनी के शेयर्स जो हैं उनका क्या रेट चल रहा है, परफेक्ट टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सारा बेनिफिट दे जाता है। इसी चीज से आप समझ सकते होंगे कि डिसीजन मेकिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। यही ऑप्शन आपका आता है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिसीजन मेकिंग। जितने भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो सारे लोगों को तो बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा कि फाइनली हमारे मतलब की बात की है मैम ने। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं,
नए विचारों, नई वस्तुओं, नई डिजाइनों, नई पद्धतियों, नए बाजारों एवं प्रणालियों को जन्म देने वाला कार्य है। कितने सारे यहाँ पर हम नएपन की बात कर रहे हैं, चाहे हम नए विचारों की बात करें, नई वस्तुओं की बात करें, डिजाइन्स, पद्धतियां या टेक्निक है या न्यू मार्केट है, जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, द वर्क दैट गिव्स बर्थ टू द न्यू आइडियाज, गुड्स, डिजाइन्स, मेथड्स, मार्केट एंड सिस्टम्स, उसमें क्या चीजें आती हैं, देने वाला कार्य है। मतलब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो इन सारे नएपन में ये सारी चीजों को जन्म कौन देता है, इन सारी चीजों का जो बेसिक बर्थ किसने दिया है, तो कम्युनिकेशन ने दिया है, डिसीजन मेकिंग ने दिया है, इनोवेशन ने दिया है या बजटिंग ने दिया है। अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे ना तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है, ये तो बहुत सिंपल है। जब कभी भी हम नएपन की बात कर रहे हैं, न्यू चीज की बात कर रहे हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं नए परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नव परावर्तन या इनोवेशन की बात कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडियाज आते हैं तो कंपनीज में ग्रोथ होती है ना, इसलिए इनोवेशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है निर्देशन कार्य का अभिन्न अंग नहीं है। अब यहाँ पर अभिन्न अंग नहीं है निर्देशन कार्य का, मतलब कहीं ना कहीं इंट्रीगल गाइडेंस इज नॉट एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ वर्क, या डायरेक्शन जो देते हैं उस चीज में क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, क्या अभिन्न अंग नहीं है, क्या उसका एलिमेंट नहीं है। डायरेक्शन देने में हमने देखा था कि हमने कम्युनिकेट किया था, सुपरविजन किया था, लीडरशिप दी थी, रिमेंबर। अभी जो हमने पिछला ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया वहां पर हमने ये देखिए इस ऑब्जेक्टिव में हमने बताया था आपको, ये देखिए निर्देशन की बात कर रहे थे ना हम, यहाँ पर क्या बता रहे थे हम, डायरेक्शन देने में हम क्या कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, मोटिवेशन और लीडरशिप दे रहे थे, प्रोविजन दे रहे थे, सुपरविजन दे रहे थे, सॉरी, याद है, ऑल दी अबव इसका आंसर था। यही चीज यहाँ पर बोली गई है, यही चीज यहाँ पर बोली गई। तो अगर आपने चीजों के बेसिक्स एलिमेंट्स को समझ लिया तो आपके लिए हल करना प्रश्न को इतना कोई कठिन टास्क नहीं रहने वाला है। अब अभिन्न अंग नहीं है तो क्या अभिन्न अंग नहीं है, हमें तो पता है कि कम्युनिकेशन अभिन्न अंग है, यहाँ पर सुपरविजन अभिन्न अंग है, लीडरशिप है, तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर आता ही नहीं है डायरेक्शन देने में, क्योंकि अब तो डायरेक्शन हम डिसीजन ले चुके हैं ना, तभी तो डायरेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ का ऑप्शन करेक्ट क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। मोने एवं रिले ने समन्वय को संगठन का पहला, Mooney and Riley considered coordination at the first of the organization। क्या बोला है मोने और रिले, यहाँ पर दो हम ऑथर्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला क्या है हमको ये जानना है। मोने और रिले जो हैं कहीं ना कहीं इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया होगा, मैनेजमेंट की थ्योरी को इन्होंने बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर आता है, अब आप याद रखिए मैनेजमेंट में थ्योरीज कई लोगों ने दी है, अब हम यहाँ पर पढ़ ही मैनेजमेंट रहे हैं, तो यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑथर्स और राइटर्स आते जाएंगे हम सबको एक एक करके देखते जाएंगे। ये जो नाम है कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार आप कलेक्ट होता जा रहा है डेटा, ऐसा मत सोचिएगा कि आपको ये नाम याद नहीं रहेंगे, आपको रहेंगे, आप बार बार रिवीजन कीजिए, आपको बिल्कुल नाम याद रहेंगे। तो मूने और जो रिले हैं इन्होंने कोऑर्डिनेशन रिलेटेड थ्योरी दी है, तो आप याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन रिलेटेड थ्योरी, मैंने आपको बोला था ना की पॉइंट्स पकड़ना है, तो कोऑर्डिनेशन रिलेटेड थ्योरी किसने दी है, मूने और रिले ने दी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं, वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं कहलाते हैं। Those basic truths which explain cause and effect relationship of any action are called, वो आधारभूत के सत्य, हम यहाँ पर बेसिक ट्रुथ की बात कर रहे हैं। बेसिक जो ट्रुथ है जो किसी भी चीज के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बता रहा है, कॉज एंड रिलेशनशिप इफेक्ट को कौन बताएगा, आप खुद सोचिए, क्या रूल्स बताएंगे, रूल्स तो बना रहे हैं ना, नियम तो बनाए जाते हैं, तो वो किसी चीज के इफेक्ट को कैसे बताएंगे, तो ये ऑप्शन कैंसिल।
प्रिंसिपल, इस विषय में हम सोच सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पर किसी चीज का कॉज एंड इफेक्ट बताया जा रहा है, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, कॉज एंड इफेक्ट बताया जा रहा है, तो इसमें क्या प्रिंसिपल आ सकता है, प्रिंसिपल के विषय में हम सोच सकते हैं, अभी हम इसको ऑप्शन में रखते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंट, ये ऑप्शन काफी ज्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि हम प्रयोग क्यों करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट ही करते हैं किसी भी चीज का कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए, हम ये जानने के लिए ही तो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कि किस प्रकार से उनके बीच में क्या क्या संबंध था। जब कभी भी आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं, यही जानने के लिए ना, कि ये दो अगर केमिकल्स थे तो इनका रिएक्शन जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो काफी हद तक रिलेट कर रहा है स्टेटमेंट का थन, इस वर्ड का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक ट्रुथ है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बता रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रिंसिपल होता तो ये चीज तो क्लियर होती, किसी ना किसी के माध्यम से दी गई होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए ही जाते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्रबंधन के सिद्धांत नहीं होते, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट। क्या नहीं होता है प्रबंधन के सिद्धांत में, क्या ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्या ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, क्या ये फ्यूचर को नहीं बता रहा है, क्या ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा है। आखिर प्रबंधन में बताया क्या जा रहा है, क्या बोला जा रहा है प्रबंधन में, प्रबंधन में क्या निदान नहीं हो रहा है चीजों का, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या लगता है आप सभी को, भाई डिस्क्रिप्टिव तो है, प्रबंधन में विवरणात्मक प्रणाली का तो यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि क्या क्या कार्य करना है, किस प्रकार से करना है, तो ऑप्शन 1 तो होगा ही होगा। भविष्यवाणी, हमने देखा था ना कि किस तरीके से फोरकास्ट किया जाएगा, तो फोरकास्टिंग भी हो रही है, भविष्य को जानना ही तो प्रबंधन है ना, प्रबंधन के माध्यम से हम फोरकास्ट करते हैं, तो भविष्यवाणी भी हो रही है। निदानात्मक, क्या प्रबंधन के माध्यम से निदान निकल रहा है। आगे जब आप ऑथर्स की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, हम अपनी तरफ से बेस्ट काम करने के लिए मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट वैसा ही होगा इस चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती। इसीलिए जो आपका ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी चीज को डायग्नोस तो नहीं कर रहा है ना, निदान नहीं हो रहा है, सिर्फ हम एक प्रक्रिया का भाग बन रहे हैं, एक प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं, तो वही प्रक्रिया ही प्रबंधन है। अब देखिए आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 33। ऑप्शन नंबर 33, प्रबंधन के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह बेचोल या बाह्य वाक्य ना होकर होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। अब देखिए यहाँ पर ना बहुत ही अधिक क्लिष्ट भाषा शैली पर मत जाइए, आप बेसिक चीज को पकड़िए। अगर हम बहुत अधिक क्लिष्ट भाषा पे जाएंगे, चाहे वो किसी भी मतलब ऑप्शन के थ्रू, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। यहाँ पर बोलना क्या चाह रहे हैं आप, उसके भाव को पकड़िए। यहाँ पर बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान के थ्रू अगर हम देख रहे हैं प्रबंधन को, तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह बेचोल और ब्रह्मवाद ना हो करके क्या होता है, ठीक है। तो प्रबंधन जो होता है क्या फ्लेक्सिबल है, क्या लोचशील है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रबंधन में, क्या लगता है आपको, प्रबंधन एक सीक्वेंशियल सीरीज में फिक्स्ड वे में चलता है या फ्लेक्सिबल चलता है, क्या प्रबंधन डायनेमिक होता है, क्या गतिशील होता है, या प्रबंधन जो होता है वो फ्लेक्सिबल भी होता है, डायनेमिक भी होता है। नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन आने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर है प्रबंधन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यदि हम पढ़ने और समझने जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पूरी एक क्लास लगेगी, जिसमें कि मैं आपको फिजिक्स में ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगी, तो वो तो आप नहीं सभी नहीं करने वाले हैं ना, आप सभी के पास इतना समय है। आप समझिए, अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो गुरुत्वाकर्षण करता क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो अपनी ओर खींचता है। हम सभी अगर खड़े हैं, एक सिंपल फॉर्म में इन शॉर्ट आपको बताती हूँ, न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण का दिया था, क्या बताया था, एप्पल गिरा तो एप्पल नीचे गिरा। एप्पल नीचे क्यों गिरा, कोई ना कोई एक फोर्स था जो एप्पल को अपनी ओर खींच रहा था, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। यही सेम चीज यहाँ पर बोली गई है। प्रबंधन में हमने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से संबंधित किया है, तो क्या प्रबंधन कैसा है, वो फ्लेक्सिबल रख रहा है, लचीलापन रख रहा है, किस प्रकार से रख रहा है। तो ये दोनों ही क्वालिटीज इंक्लूडेड होती हैं प्रबंधन में।
प्रबंधन की कुछ प्रिंसिपल, कुछ फॉर्मूले, बहुत सी चीजें फिक्स्ड होती हैं कि इनको हमको ऐसे लेकर के ही चलना है, लेकिन हर चीज फिक्स्ड नहीं है, हर टेक्निक का यूज नहीं किया जा सकता, समय के अनुरूप वो चीजें चेंज होती हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है कहीं ना कहीं। सेम चीज यहाँ पर भी बताई गई है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक। जिन लोगों ने अगर संविधान पढ़ा होगा ना बहुत अच्छे से, वो इस चीज से भली भांति परिचित होंगे कि जो हमारे भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इसी तरीके का है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसमें कहीं ना कहीं और डायनेमिक भी है। डिवाइड कर देंगे, देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़त्व लागू नहीं किया जा सकता। देखिए आप सभी समझिए, चूंकि प्रबंधन एक विज्ञान भी है, एक कला भी है, साइंटिफिक अप्रोच भी आ रही है ना, इसीलिए कहीं ना कहीं जो साइंस के वर्ड्स आप यहाँ पर सुन रहे होंगे, आपने जड़त्व का सिद्धांत पढ़ा होगा कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान में, या आपने इस प्रकार की चीजें जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण पढ़ा या जड़त्व पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोफेसर थे वो डिफरेंट फील्ड ऑफ बैकग्राउंड से आए हुए थे, तो हर किसी ने प्रबंधन को अपने अपने आयामों के, जिनका जिस प्रकार का आयाम को देख पाए, जिस तरीके से उसका मापन कर पाए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने अनुभवों से चीजें सीखी, उस प्रकार से अपनी अपनी सोच के माध्यम से समझाया है। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें आपको साइंस रिलेटेड भी सुनने में आ रही होंगी। जैसे इस ऑप्शन में आपको क्या बोला गया है, प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक, हमने पढ़ा था ना, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक होते हुए भी किस प्रकार से जड़त्व लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके थ्रू दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है हेनरी फ्योल के थ्रू। हेनरी फ्योल ने कहा है कि जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो यूनिवर्सल है, पर जड़त्व के सिद्धांत लागू नहीं होता है उस पर, मतलब कि कैन नॉट बी अप्लाइड। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन उतना करेक्ट नहीं है, आप कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। मीडियम मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा इशू है, कोई हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का है, कोई भी इशू नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है ना, आपको बेसिक चीजें समझ में आ रही है ना, तो बस वही आपके लिए काफी है। पर हाँ, अगर कुछ गलत लिखा है तो वो मैं बिल्कुल भी आपको क्लास में बताना या पढ़वाना नहीं चाहूंगी, इसीलिए आप बेसिक चीज को समझिए कि यहाँ पर जड़त्वता लागू नहीं होती। जड़त्वता से क्या तात्पर्य है, इनर्शिया क्या लागू होता है, नहीं। प्रबंधन तो हमने देखा किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी है, डायनेमिक है, विभिन्न गुणों में समाहित है प्रबंधन में। तो प्रबंधन की एक परिभाषा को, मतलब आप याद रखेंगे कि जो फ्योल है, हेनरी फ्योल है, इन्होंने इसको यूनिवर्सल तो बताया है, ये सार्वभौमिक तो है, लेकिन हर जगह के अनुरूप अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से होता है। जहां पर जिस प्रकार के प्रबंधन की आवश्यकता होती है उस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, हर जगह एक समान नहीं होता, इसीलिए जड़त्व जो है इस पर लागू नहीं होता है। क्लियर है, ये किसके द्वारा बोला गया है, ये बोला गया है हेनरी फ्योल के द्वारा बोला गया है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 35 पर। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 प्रिंसिपल दिए थे। रिमेंबर, मैंने आपको प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं यूनिट 2 में, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, हमने काफी अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको कवर किया था। जिस किसी ने भी अभी यूनिट 2 नहीं पढ़ी है वो सभी पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे की चीजें समझने में कठिनाई जाएगी, समस्या आएगी। तो क्यों ना हम उन बेसिक, बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं है, आप इजीली उनको कवर कर सकते हैं, उनको पढ़िए, उनको समझिए और कंसेप्ट बिल्ड कीजिए अपने। डायरेक्ट एमसीक्यूज आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, बट कंसेप्ट बिल्डिंग के बिना केवल एमसीक्यूज करना इज नॉट द राइट थिंग। आपको सिर्फ लगेगा कि हमने पढ़ लिया, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है विदाउट क्लास, प्रॉपर कंसेप्ट आपको पढ़नी ही पड़ेंगे। चलिए अब आते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था, हेनरी फ्योल के हम 14 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। The two things that Henry Fayol emphasized while including the 14 principles of management are, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन दो बातों पर बल दिया था। अब 14 प्रिंसिपल जिन्होंने पढ़े होंगे वो इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। किन दो बातों पर ध्यान दिया था, बताएं, किन दो बातों पर ध्यान दिया था, क्या उन्होंने बोला था,
कि उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत की सूची अंतिम सूची नहीं है, जो उन्होंने लिस्ट दी है प्रिंसिपल की प्रेजेंटेड बाय हिम इज नॉट द फाइनल लिस्ट। ठीक है, तो एग्जैक्टली हेनरी फ्यूल ने बोला था कि जो मैंने प्रिंसिपल दिए हैं ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट के लिए आवश्यक तो है, पर ये लास्ट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि समय के अनुरूप अकॉर्डिंग टू टाइम चीजें चेंज होती हैं, मैनेजमेंट का पैटर्न तरीका जो होगा वो भी परिवर्तित होगा। तो ये प्रिंसिपल को मैं अंतिम प्रिंसिपल के रूप में कभी भी नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु समय अनुरूप जो परिवर्तन रिक्वायर्ड है आप उनको ऐड करते जाएं। सेम चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में जो भी एक्ट्स बना दिए गए हैं वो बना दिए गए हैं, पर क्या कभी उनमें अमेंडमेंट्स नहीं होते? 100% अमेंडमेंट्स होते हैं। देखा है ना आपने, क्या जो एक बार रूल बन गया वो बन गया? रूल तो बनता है पर अमेंडमेंट होते हैं, उनमें जो करेक्शन रिक्वायर्ड है वो करेक्शन किए जाते हैं। जो चीजें समय के अनुरूप लगती हैं कि अब वो चीजों की आवश्यकता है उनको जरूर जोड़ा जाता है। यही चीज मैनेजमेंट में भी आती है, प्रबंधन में भी आती है। आप चाहें तो विषयों के समावेश करके भी चीजों को समझ सकते हैं, कुछ अलग नहीं है, सभी विषय जो है वो एक से ही होते हैं, बस हम में ये क्षमता होनी चाहिए कि हम चीजों को रिलेट कर पाए। अब आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने लास्ट नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि जो समय के हिसाब से चेंज हो सकता है उसे किया जाएगा। अब अगला, प्रबंधन के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच या बाह्यवाक्य नहीं होगी। इस फील्ड में कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, बेचोल या बाह्यवाक्य नहीं होगी। ये बोला गया है कि नहीं बोला गया है? डेफिनेटली बोला गया है। हेनरी फ्यूल ने बिल्कुल ये बोला गया है कि कोई भी चीज जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होने वाली है, चीजें जो है वो हमेशा समय के अनुरूप चेंज होती हैं। यही चीज सेकंड वाले कंसेप्ट में भी बताई गई है। अब इसके लिए ऑप्शन आपका आता है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए और बी दोनों चीजें ही हेनरी फ्यूल के द्वारा बताई गई हैं या बोली गई हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। हेनरी फ्यूल का मानना था कि प्रशासनिक विज्ञान एक ही है जिसमें सिद्धांतों को सभी प्रबंध स्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है, चाहे कितने भी प्रकार के संगठन का प्रबंधन किया जाए। इसी विचार के कारण उन्होंने कहा, इतना सारा सेंटेंस पढ़ने के कारण मुझे लगता है आप सभी भूल गए होंगे कि मुख्य बात क्या कही गई है। तो अब हम जानते हैं कि हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है। तो आप देखिए, सबसे पहले टिक कीजिए हेनरी फ्यूल। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने प्रशासनिक विज्ञान के विषय में बात की है। यहाँ पर किस चीज के विषय में बात की है? एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के विषय में बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के विषय में इन्होंने क्या कहा है? प्रबंधन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। प्रबंधन किन किन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, प्रबंधन किया जाएगा। इस विचार के कारण उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चूंकि उन्होंने यहाँ पर प्रबंधन के विषय में प्रबंधन को जोड़ा गया, किस चीज से? प्रशासनिक विज्ञान से जोड़ा गया। अब उन्होंने प्रबंधन के विषय में ये कहा कि प्रबंधन जो है वो क्या करता है? प्रबंधन जो है वो हर संगठन में आवश्यक है। इतना तो हमने समझा था ना कि प्रबंधन जो है वो हर संगठन में, हर देश में, हमारे रोजमर्रा के जीवन काल में, हमारी डेली लाइफ में हर जगह प्रबंधन का यूज हो रहा है। जब हर जगह प्रबंधन का यूज हो ही रहा है तो प्रबंधन कैसा है? प्रबंधन जो है वो यूनिवर्सल है। क्या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए यूज कर रहे हो, कम्युनिस्ट के लिए यूज कर रहे हो, किसी ट्रेडिशनलिस्ट चीजों के लिए यूज कर रहे हो, कैटेगराइज किया है आपने? नहीं, प्रबंधन तो यूनिवर्सल है। तो ये बेसिक थ्योरी तो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, जिन्होंने वो कंसेप्ट पढ़ा था उसको ये भी क्लियर होगा। क्लियर है? और अगर नहीं भी उसको पढ़ा तो भी समझिए, प्रबंधन सार्वभौमिक है, क्योंकि मानव सभ्यता के विकास के साथ इसकी शुरुआत हुई। हर देश, हर समाज, हर कम्युनिटी, हर जाति, हर व्यक्ति प्रबंधन का यूज करता है। स्टूडेंट भी कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन, इवन हमारी डेली लाइफ में, हमारे घर में, हर जगह प्रबंधन का प्रयोग हो रहा है। पर वो एक इनविजिबल चीज होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, परंतु अब समय के अनुरूप इसे प्रोफेशन के रूप में भी माना जाने लगा है, जिसको कि हम आगे देखेंगे। क्लियर है इतना? तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्स। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत अधिकार सत्ता की उत्पत्ति
किसके संयोजन पर आधारित होती है? The origin of individual right power is based on the combination of किन चीजों के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से व्यक्तिगत अधिकार सत्ता की उत्पत्ति होती है? कौन सी वो चीजें होंगी जिनके कारण इंडिविजुअल राइट पावर जो है वो आएंगे? ऐसी कौन सी चीजें होंगी? क्योंकि हम यहाँ पर मानव की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके की फिलॉसफीज को भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बात तो ह्यूमन बीइंग की कर रहे हैं और ह्यूमन के रिलेशन को ही मेंटेन करना है, तो ह्यूमन से रिलेटेड जो चीजें होंगी हम यहाँ पर वो भी डीप में अगर क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके के प्रश्नों को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है इंडिविजुअल राइट के विषय में, तो इंडिविजुअल जो राइट है वो किस चीज के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होगा? इंडिविजुअल राइट जो होगा वो क्या बुद्धिमत्ता पर बेस्ड होगा, विजडम पर बेस्ड होगा, जो उसकी बुद्धि होती है, अनुभव पर बेस्ड होगा, जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उस पर बेस्ड होगा, क्या उसके एथिकल और मोरल वैल्यूज जो उसने विगत सेवाएं दी हैं, जो भी उसने मतलब एथिकल जो उसने नैतिकता सीखी है, जो उसकी मोरल वैल्यूज हैं उस पर बेस्ड होगा, जो उसने विगत सेवाएं की है या फिर जो भी उसने जॉब किया है, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है उन चीजों पर बेस्ड होगा। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिविजुअल राइट्स एंड पावर की, इंडिविजुअल पर्सन में एक अवेयरनेस आना, उनको अपने राइट्स के विषय में पता होना, एक जागरूकता आना, उनके अंदर वो भाव की उत्पत्ति होना कि हम भी पार्ट ले सकते हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारी भी कुछ पावर है। वो राइट्स किन किन चीजों के द्वारा आते हैं, ये प्रश्न में वही पूछा गया है। तो एक मानव के अंदर, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर उसकी बुद्धि के द्वारा जागरूकता जब होती है तो आपकी बुद्धि पर कार्य करती है, आपकी बुद्धिमत्ता से आप सोच पाते हैं, तो बुद्धि का ऑप्शन इज करेक्ट। अनुभव, जो भी आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपकी एक्सपीरियंस रहे हैं, अनुभव रहे हैं, उनके द्वारा भी आपको समझ में आता है कि ये चीजें हुई हैं और अब ये हो रही हैं, मतलब क्या गलतियां हुई थी उनसे भी आपने सीखा होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी पावर का आपको एहसास दिलाती हैं। तो ये हो गया नैतिकता और विगत सेवाएं। नैतिकता, जो मोरल वैल्यूज आपके अंदर शुरू से डाली गई हैं, जो धीरे धीरे समय अनुरूप आपके अंदर आई हैं, जो आपके अंदर एथिकल वैल्यूज हैं, वो चीजों का समावेशन, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलकर के ही एक इंडिविजुअल के अंदर, उसके अंदर एक जो फीलिंग है उसको डेवलप करता है, उसको अवेयर करता है। तो ये सारे ऑप्शन क्लियर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रबंधन द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास। Delegation of authority by the management should be done by the one who। हम यहाँ पर अथॉरिटी, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अथॉरिटी का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसके द्वारा की जाएगी? आप समझ रहे हैं, जो हम अथॉरिटी का डेलीगेशन कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि हम किस प्रकार से जो भी काम है, जो भी वर्क है या जो भी पद हैं, उन चीजों का किस तरीके से डेलीगेटेडली हम वर्क कर पा रहे हैं, अथॉरिटी प्रोवाइड करें, तो वो किसके माध्यम से की जाएगी? कोई ना कोई वो सही व्यक्ति होगा जिसके माध्यम से आप चीजों को कर पा रहे होंगे, तो वो क्या होगा, किसके द्वारा ये चीज की जानी चाहिए? जिसके पास एबिलिटी हो वो ये वर्क करे। आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं? प्रश्न की डिमांड क्या है? प्रश्न की डिमांड को आप एक बार फिर से पढ़िए अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। प्रबंधन द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास। अधिकारों का प्रत्यायोजन, अधिकारों का मतलब जो अधिकार दिए गए हैं उसका डिवाइडेशन, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाएगा ये पूछा गया है। या अब आपका ऑप्शन आता है किसके द्वारा करना सही होगा? क्या उस पर्सन में, उस व्यक्ति विशेष में योग्यता होगी, तो योग्यता ही क्या काफी है पैमाना इस चीज को तोलने के लिए? या उत्तरदायित्व हो, बी रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए, क्या ये पैमाना काफी है? या वो उस पद पर हो, अगर कोई किसी पद पर है तो बस इतना ही काफी होगा? या वो इंटेलिजेंट हो या बुद्धिमान हो? देखिए सारी क्वालिटीज इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है या पोजीशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एबिलिटी। लेकिन हम जब मैनेजमेंट में बात करते हैं ना तो हम सिस्टमैटिक चीजों की बात करते हैं,
हम उसी पर्सन को ये चीज प्रोवाइड करेंगे जिसके लिए जो बना होगा, उसके अंदर ऑलरेडी वो सारी क्वालिटीज होंगी। तो यहाँ पर आपके लिए करेक्ट ऑप्शन जो आएगा ना, वो आएगा ऑप्शन बी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। जिस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको ही ये अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो उन चीजों को डिवाइड करे, वो उन चीजों का अधिकार हम उसी को देंगे जो उस चीज के लिए उत्तरदायित्व होगा। क्योंकि उत्तरदायित्व, मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि उत्तरदायित्व, जब कभी भी हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसके साथ जिम्मेदारियां आती ही आती हैं, और जिम्मेदारियों के आने से कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं और हम उनका बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाते। इसीलिए वो जो विशेष व्यक्ति होगा जिसको कि हम वो अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे, वो वही व्यक्ति होगा जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं हो सकता ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है हम उसके पास काम करने के लिए चले जाएं या उसके पास क्वायरी लेके चले जाएं। नहीं, जो उस वर्क के लिए अलॉट किया गया है हम उसी के पास जाएंगे ना, एग्जैक्टली जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम उससे ही बात करेंगे, ना कि हम अन्य व्यक्ति से करेंगे, ताकि एक सिस्टम जो क्रिएट किया गया है वो मेंटेन रह सके। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर, दैट इज फ्यूल के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। According to Fayol, it is necessary to maintain discipline. Fayol ने डिसिप्लिन के लिए क्या बोला है ये जानना जरूरी है। नेसेसरी भाई डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए फ्योल के द्वारा क्या कहा गया है? फ्योल ने कहा है कि सभी स्तरों पर अच्छे अधिकारियों का होना चाहिए, हैविंग अ गुड ऑफिसर्स एट ऑल लेवल। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है क्या कि टॉप लेवल में अच्छे एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में नहीं है, तो वर्किंग बहुत प्रॉपर और इफेक्टिव रहेगी, बहुत जो हमारा एंड गोल है हम उसको प्रॉपरली रीच कर पाएंगे? नहीं, इसीलिए हर लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर लेवल पर अच्छे ऑफिसर्स या अच्छे अधिकारियों का होना चाहिए। पहला पॉइंट इज क्लियर। अनदर पॉइंट, हैविंग प्रॉपर एंड यूनिवर्सल रूल्स एंड अग्रीमेंट, उचित व सर्वमान्य नियमों व समझौतों का होना। डेफिनेटली प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन चाहिए ना, क्योंकि मैनेजमेंट में हम सिस्टमेटिक चीजों की बात करें, मैनेजमेंट है ही सिस्टमेटिक करने के लिए। जो चीजें अगर डिस्टर्बेंस में चलती हैं तो कभी भी टाइम वेस्ट होता है, रिजल्ट कुछ नहीं आता है, इसीलिए तो हम मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर प्रॉपर और यूनिवर्सल रूल भी है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी बोला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट पनिशमेंट लेजिस्लेशन, ठीक है, या न्यायोचित दंड विधान का क्रियान्वयन होना। एग्जैक्टली आपको दंड विधान भी तो रखने पड़ेंगे ना, कि अगर आपने इतने इतने ड्यूरेशन में ये चीजें कंप्लीट नहीं की या आपने इस चीज से बाहर जाकर के कार्य किया तो आपको पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलें कि मैम पनिशमेंट के लिए क्या जेल में डाल देंगे, नहीं, संगठन में पनिशमेंट अलग तरीके की होती है। जब अगर आप अच्छे से प्रॉपर काम नहीं करते हो तो प्रमोशन तो हमने सुना है जब अच्छे से काम करते हैं, पर डिमोशन भी एक वर्ड होता है, ठीक है। आप जिस पोजीशन पे हो उससे नीचे की पोजीशन पे भी आ जाते हो। आजकल धीरे धीरे गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो रही है, बहुत सी पोजीशंस पर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। आप ऑलरेडी एक बार सिलेक्ट हो गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कार्य जो है वो बस मतलब करते जाना है लेकिन ध्यान नहीं देना है या खुद को इम्प्रूव नहीं करना, नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है। आपको लगातार खुद पे काम करना पड़ेगा, लगातार खुद को अपडेट करना पड़ेगा, अपडेटेड रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका डिमोशन भी हो सकता है। तो अपने मोटिवेशन को बनाए रखें, अच्छे से पढ़ें और जब जॉब में जाएं तो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। क्लियर है? और यहाँ पर न्यायोचित दंड विधान भी होते हैं, दंड के रूप में डिमोशन भी हो सकता है। तो याद क्या रखना है कि कार्य अच्छे से करना है हमें जब जॉब में जाते हैं तब। तो ये सारी ऑप्शन जो है ना, ये अनुशासन बनाने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए मैंडेटरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है अभी तक के पॉइंट्स? अब देखिए नेक्स्ट है, उचित पारिश्रमिक पद्धति वह होती है, अ फेयर रेम्यूनरेशन सिस्टम इज वन which provides maximum satisfaction to the employees। क्या बोलते हैं आप सभी? उचित, थोड़ा सा मैंने आपको जैसे कि कहा था कि आप याद रखें कि हिंदी वाला जो लिखा है वो ज्यादा करेक्ट है, तो आप उसको पढ़िए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के भी हो। आगे से हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेशन भी एकदम परफेक्ट हो।
तो अभी जो है आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि वोकैबुलरी तो मैं दोनों चीजों की यूज करती हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, बाइलिंगुअल क्लास है, तो आपको मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पर डिफिकल्टीज आने वाली है, क्योंकि हम सिंपल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ना तो बहुत अधिक लिस्ट हिंदी का है, ना ही बहुत एकदम स्पेसिफिक इंग्लिश का कुछ ऐसे हैवी वर्ड्स हैं, बहुत सिंपल चीजों के माध्यम, भाषा शैली के माध्यम से हम समझ रहे हैं। यहाँ पर उचित पारिश्रमिक या फिर फेयर रेम्यूनरेशन की बात करिए, तो जो फेयर रेम्यूनरेशन सिस्टम होता है या उचित पारिश्रमिक पद्धति होती है वो क्या होगी, क्या तरीका होगा जिसके द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये उचित है पारिश्रमिक या सही रेम्यूनरेशन है। क्या कर्मचारियों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं, क्या जो एम्प्लॉइज हैं उनको हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर दें भाई रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन दे करके, क्या हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, उनको दे दें, क्या हम ये दोनों चीजें कर सकते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं हम बोथ एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स को, क्या करना चाहिए। तो बेस्ट वे क्या होगा, हमको किसी एक पर स्पेसिफिक पर ध्यान रखने से बेहतर हम क्यों ना सबको साथ लेके चले, ताकि सबके साथ सबका विकास हो। यहाँ पर हम एम्प्लॉयर्स को भी सेटिस्फाइड करेंगे और यहाँ पर हम एम्प्लॉइज को भी सेटिस्फाइड करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी आता है उसमें दोनों को लेकर के चला जा रहा है साथ में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। अभी तक जो भी ऑब्जेक्टिव्स कराए आपको वो सभी क्लियर हैं, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए, फ्योल के अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण निर्भर करता है। फ्योल ने सत्ता के विषय में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक प्रकार की सत्ता, जहां भी संगठन बना वहां पर सत्ताधारी तो आ गए भाई अपनी बातें करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर फ्योल के अनुसार सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण निर्भर करता है। According to Fuel, the centralization and decentralization of power depends on किसी भी सत्ता या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज पर डिपेंड करता है इसके विषय में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्यूल के माध्यम से क्या बताया गया है हम इसको समझेंगे। क्या उसकी पर्सनल क्वालिटी ऑफ जो मैनेजर होगा उस पर डिपेंड करता है, एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स होगा या बिजनेस की कंडीशंस पर बेस्ड होगा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है आप सभी को? ये तो बिल्कुल श्योर, भारत का एक सबसे बेस्ट उदाहरण हमने पहले भी लिया था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन मैनेजर होगा, जो पर्सन होगा, जो लीडिंग कमांड जिसके हाथ में होगी, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि वो उन चीजों को किस प्रकार से डिवाइड करना चाह रहा है, क्या चीजें उसको बेस्ट लग रही हैं। तो ये तो ऑप्शन है ही है। साथ ही साथ एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि पार्टिसिपेशन प्रबंधन में किसी को भी इग्नोर नहीं किया जाता, प्रबंधन में हम सभी को लेकर के चलते हैं, सबके कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तो हम यहाँ सबऑर्डिनेट्स को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो सबऑर्डिनेट्स की भी योग्यता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से सत्ता विभाजित होगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन बिजनेस कंडीशन, कर तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस रही है ना, तो बिजनेस तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, एलिमेंट है ही। बिजनेस पर डिपेंड करेगा कि क्या कहाँ पर आवश्यक है कि हम केंद्रीकृत रूप में देखें या विकेंद्रीकृत रूप में देखें, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में देखें। अब बिजनेस कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल दी अबव। क्लियर है? अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर, दैट इज प्रसिद्ध पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। द फेमस बुक फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। अब देखिए, चाहे पुस्तकें हो या परिभाषा हो, इसको आप सभी अपने अपने अनुरूप अपने अपने तरीके से ट्रिक्स बना सकते हैं और उसके माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे जो ये वाली परिभाषा है, जो ये वाली बुक है, सॉरी, इसमें बुक का क्या नाम है, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं, ऑलिवर शेल्डन। आपको पता है कि इस ऑप्शन को, जस्ट बिकॉज मैं भी गूगल नहीं हूँ, विकिपीडिया नहीं हूँ, मेरे भी माइंड में ये ऑप्शन याद रहा तो कैसे रहा, मैंने जो ट्रिक यूज की वो सीक्रेट में आपको बताती हूँ। इस चीज को मैंने ऐसे किया कि मैंने कहीं ना कहीं ये समझा कि फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट नाम है बुक का और ऑलिवर शेल्डन है ऑप्शन। मैं एक सीरीज देखती हूँ दैट इज यंग शेल्डन। यंग शेल्डन जो सीरीज देखती हूँ ना,
उसमें जो शेल्डन कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत सारी मैनेजमेंट की चीजें करता है, चीजों को मैनेज रखता है, परफेक्शन के साथ चलाता है, और कहीं ना कहीं वो क्या करता है, फिलॉसफीज देता है, हर चीज में अपने अनुरूप ज्ञान को देता है। तो मैंने उस चीज को वैसे रिलेट कर लिया कि जो शेल्डन है उसने क्या किया है, फिलॉसफी देता रहता है हमेशा मैनेजमेंट की, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑलिवर शेल्डन है। वो मेरा ओन सीरीज से मैंने रिलेट किया। आप चाहें तो आप अपने अनुरूप भी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिलेट करना भी सिखा रही हूँ कि किस प्रकार से, चाहे प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव हो या अन्य विषयों के ऑब्जेक्टिव हो, आप किस तरीके से रिलेट कर करके चीजों को पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियरिटी आती जाएगी। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरी सिंपल। अगर किसी को ये ऑप्शन नहीं बनता है ना तो मतलब उसने मैनेजमेंट वर्ड को पढ़ा ही नहीं है, उसने क्लास 1 भी नहीं अटेंड की है। तो इट इज वेरी बेसिक, इसको तो मुझे लगता भी नहीं है सॉल्व कराने की जरूरत है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अ साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्लियर ना, इसको हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस, दोनों है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर, ऑब्जेक्टिव नंबर 44। औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंधन है। यह परिभाषा किसने दी है? यहाँ पर हम वापस से परिभाषा पर आ रहे हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अ फॉर्मल ग्रुप। हियर इज द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? अब मैंने आपको कैसे सिखाया है, परिभाषाओं को कैसे माइंड में रखेंगे, की पॉइंट्स को पकड़ेंगे। तो की पॉइंट्स में यहाँ पर हम किसी भी औपचारिक समूह या हम फॉर्मल ग्रुप की बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? हम फॉर्मल ग्रुप की बात कर रहे हैं। फॉर्मल ग्रुप से संबंधित जो परिभाषा दी है, फॉर्मल ग्रुप या औपचारिक संबंध, औपचारिक समूह से संबंधित जो परिभाषा दी गई है वो दी है हैरोल्ड कुंट्ज के माध्यम से। किसके द्वारा दी गई है? हैरोल्ड कुंट्ज के माध्यम से ये परिभाषा दी गई है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 45। प्रबंधन और प्रशासन के बीच में अंतर। प्रबंधन और प्रशासन में हमने समानता तो बहुत देखी कहीं ना कहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज। क्या दोनों के बीच में अंतर क्या है? प्रबंधन मुख्यतः निर्धारणात्मक है जबकि प्रशासन आवश्यक रूप से क्रियात्मक है। मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं डिटरमिनेटिव होता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं एसेंशियली फंक्शन होता है। देखिए अगर हम बहुत ज्यादा चीजों को जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होने वाला है। इसीलिए जरूरी हो गया कि आप सभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझें कि हमने दोनों में समानता बहुत देखी, लेकिन अगर हम बात करते हैं अंतर की, तो अंतर होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं अपना मुख्य रूप से निर्धारण करता है चीजों का। जो प्रशासन है वो चीजें निर्धारित होती हैं। जब कभी भी अगर आप पब्लिक एक्ट पढ़ रहे होते हैं या प्रशासन पढ़ रहे होते हैं तो प्रशासन में चीजें पहले से फिक्स्ड होती है ना, कि यही चीजें हैं, यही करनी है, यही आवश्यक है, फिक्स्ड चीजों पर चल रहे होते हैं। लेकिन हमने अभी प्रबंधन की परिभाषा में क्या देखा? प्रबंधन तो फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस भी हो रहे हैं। तो जो प्रबंधन है वो आवश्यक रूप से क्रियात्मक होता है, कहीं ना कहीं उसकी जो फंक्शनिंग है वो चलती रहती है भाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। इसीलिए फिक्स्ड एलिमेंट प्रशासन को आप रिलेट करेंगे जो कि फिक्स्ड होगा, और प्रबंधन को जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्रबंधन का प्रणाली उपागम संबंधित है। द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू। हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक अप्रोच की। हमने अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट में अप्रोचेस देखी हैं, जिसमें से हम देखने वाले हैं सिस्टमैटिक। मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है ना, तो यहाँ पर सिस्टमैटिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। तो सिस्टमैटिक अप्रोच जो है मैनेजमेंट की वो किस चीज से रिलेटेड है? क्या वो प्रबंधन सूचना प्रणाली से संबंधित है? क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम है? ऐसा कुछ कुछ याद तो आ रहा है, मैम ने बताया तो था, याद आ रहा है ना कुछ कुछ? क्या बताया था मैंने कि ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है? 100%। रिमेंबर, इनपुट आउटपुट, याद है ना? इनपुट दे रहे हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और आउटपुट मिल रहा है, इसके बीच का जो प्रोसेस है यही तो हमारा मैनेजमेंट है।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह काम कर रहा है, तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप चीजों को बता रहे हो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, बॉटम लेवल टू टॉप लेवल, इस हायरार्की के फॉर्म में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। किसको कब कैसे क्या किस प्रकार से कार्य करना है, यही तो बताया जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर, दैट इज प्रबंधन का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है, बाय whom the planning work of the management is done। प्लानिंग तो हमने बहुत सुना, पर प्लानिंग किसके माध्यम से और किसके द्वारा की जा रही है, ये भी तो जानना जरूरी है। प्लानिंग या जो नियोजन है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है। प्लानिंग बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू की जाती है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही एक ऑप्शन में आप सभी को उदाहरण दिया था कि जो टॉप लेवल जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनका सैलरी जो पैकेज होता है वो काफी हाई होता है। डिसीजन मेकिंग से रिलेट करके हमने पढ़ा था ना। यहाँ पर समझिए, जो टॉप लेवल हायरार्की में जो टॉप लेवल मैनेजर, सीईओज, एमडीज होते हैं ना, वो उनका आईक्यू लेवल के विषय में भी हमने बात की थी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्लान है, क्योंकि वो बेसिक और मेन एलिमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गई, प्लान जो बनेगा उसके अनुरूप चीजें चलेंगी, तो वो फर्स्ट फाउंडेशन है किसी भी चीज की। बोलते हैं ना कि नींव अगर अच्छी होती है तो मकान बहुत मजबूत बनता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन की नींव जो होती है वो प्लानिंग होती है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए वो टॉप मैनेजमेंट आना चाहिए। तो द whom the planning work of the management is done with the top management। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 48, ऑब्जेक्टिव नंबर 48। प्रबंधन से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना तथा योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना है। यह कथन बेसिक की पॉइंट क्या है, पूर्वानुमान। क्लियर है, भूले नहीं है ना। पूर्वानुमान लगाने के लिए किसने कहा था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको क्लास में। फोरकास्टिंग की बात की थी ना हमने। फोरकास्टिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्डर दे रहे हैं, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सारे एलिमेंट्स किसके थे, रिमेंबर किसके थे ये सारे एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हेनरी फ्योल ने दिए थे। रिमेंबर हमने अभी इनके एलिमेंट्स को सेपरेटली भी पढ़ा, किस तरीके से इन्होंने दिया, और हमने इनका डेफिनेशन में भी पढ़ा, इनका प्रिंसिपल में भी पढ़ा। तो ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। पूर्वानुमान लगाना या फोरकास्ट करना जो है वो किसके माध्यम से दिया गया, हेनरी फ्योल के माध्यम से दिया गया। क्लियर है। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी मेरी डायरेक्ट एमसीक्यूज की क्लास अटेंड कर रहे हैं और उन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे, वो लेक्चर्स भी देखिए। अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एमसीक्यूज में मैं जिस तरीके से जो एग्जांपल्स दे रही हूँ, बार बार क्लास का नाम ले रही हूँ, इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर क्लास में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर तो आपको क्लास से मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर का वो कंसेप्ट बिल्ड कभी होगा ही नहीं। आप ऑप्शन तो समझ जाएंगे कि ए बी सी डी, वो तो मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट आंसर की प्रोवाइड करने से कुछ भी नहीं होता है। होता इंपॉर्टेंट ये कि आपको वो क्वेश्चन बन ही जाए, आंसर की आपके पास हो या ना हो, फिर भी आप कभी नहीं बोलने वाले हैं कि उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब देखिए, हम आते हैं ऑप्शन नंबर 49 पर। क्या ऑप्शन है, वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया है, वह द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद है हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के रूप में बता रहा था, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में बता रहा था। कौन था जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहा था, जिनकी थ्योरी को लोगों ने, जो वर्कर्स थे उन्होंने ही उसका ऑपोज किया था। रिमेंबर, जिन्होंने अपनी साइंटिफिक थ्योरी के माध्यम से कुछ कुछ हमको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, जो यूनिट 2 के लेक्चर में दिया गया है, याद है। ये थे FW टेलर। कौन थे, FW टेलर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, वो FW टेलर के द्वारा दिया गया था। हम अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पर। निम्नांकित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड। वो कौन से फंक्शंस हैं जो क्लोजली रिलेटेड है, मैनेजरियल फंक्शंस की बात करें ना हम, क्लोजली रिलेटेड क्या है,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, याद है डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो दो चीजें जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो क्या आ रही हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मैम बार बार बोल रही है, फिर भी अगर याद नहीं हुआ तो फिर अब देखिए, एक तो याद भी कर सकते हो और दूसरा समझ भी सकते हो। सबसे पहले कंपनी में हम क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, पॉलिसी रूल्स बनाते हैं। उसके बाद उन चीजों के लिए जो जो डेटा होता है, जो एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, जो डेटा रिक्वायर्ड है, जो जो कुछ रिक्वायर्ड है, उन सबको कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठन बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइज होगा तो फर्स्ट स्टेप होगा प्लानिंग, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है? ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव जो यूनिट 1 और यूनिट 2 से लिए थे हमने। इसके अलावा हम जैसे जैसे यूनिट्स कवर करते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे और सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी हम आपको ऑब्जेक्टिव अलग से करवाएंगे, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स कवर कराएंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बस आप ये कोशिश कीजिए कि जितने भी लेक्चर्स होते जा रहे हैं उनको साथ में ही कवर करते जाइए, चीजों को पेंडिंग मत छोड़िए। आप साथ में कवर करते जाएंगे तो सब्जेक्ट आपका रेडी हो जाएगा। आई थिंक ये उन सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा जिन्होंने कमेंट किया और हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, इक्वल पार्टिसिपेशन रहा उनका। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि क्लासेस अगर लाइव नहीं है तो आपके कमेंट नहीं पढ़े जा रहे, आपकी डिमांड्स को नहीं माना जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके स्पेशली एमसीक्यूज की डिमांड की थी और उन्होंने बोला था, तो हमने उनके लिए स्पेशल क्लास, आप सभी के लिए स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की। साथ ही साथ कुछ बच्चों को ये डाउट था कि जो कोर्स है वो यूट्यूब पर पूरा कराया जाएगा या नहीं, तो उस डाउट को मैं अभी आप सभी के सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो कोर्स है वो राम एकेडमी के माध्यम से पूरा कराया जाएगा। वो कोर्स हम यूट्यूब पर सबको प्रोवाइड करने वाले हैं। जनरल मैनेजमेंट आपको फुल्ली कंप्लीट कराया जाएगा, बीच में क्लासेस कहीं भी ब्रेक नहीं होंगी, कहीं भी ऐसा कोई भी आयाम आपका नहीं छूटने वाला है। सिलेबस में से कोई भी चीजें, कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम पूरा कवर करेंगे। तो बिल्कुल भी वरिड मत होइए बार बार इस चीज को लेकर के कि आपको क्लासेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या हम 1, 2, 3 लिमिटेड यूनिट्स ही प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। आगे इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहें और अपने सब्जेक्ट को